आजादी के समय भारत में 565 छोटी छोटी रियासतें थीं। जब इन रियासतों के भारत में विलय की बारी आई तो ज्यादातर ने हामी भर दी, लेकिन 3 रियासतें ऐसी थी जो अड़ गईं। इनमें से जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ शामिल था। उन दिनों हैदराबाद रियासत भारत के सबसे अमीर राजघरानों में से एक थी। 82,698 वर्ग मील में फैले इस रियासत के निजाम मीर उस्मान अली खान दुनिया के सबसे अमीर शख्स कहलाते थे। निजाम के पास अपनी आर्मी, रेल और डाक विभाग हुआ करता था। इतिहासकार रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं कि आज़ादी के बाद इन राज्यों का भारत में विलय की सारी जिम्मेदारी गृह मंत्री के नाते वल्लभ भाई पटेल के कंधों पर थी। वहीं उनके सेक्रेटरी और तेज तर्रार नौकरशाह रहे बीपी मेनन हर रियासत के राजा, महाराजा, नवाब और निजाम से मिल रहे थे और इसी विलय के मकसद से वो हैदराबाद गए तो निजाम अड़ गए। पहले उन्होंने हैदराबाद को स्वतंत्र देश घोषित करने की मांग की और फिर पाकिस्तान की तरफ झुकने लगे। निजाम और मोहम्मद अली जिन्ना में खूब पड़ती थी। निजाम मीर उस्मान अली ने जिन्ना को चिट्ठी लिखकर जानने की भी कोशिश किया कि अगर हैदराबाद भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ दे तो क्या वो इसका समर्थन करेंगे। डोमिनिक लॉपियर और लैरी कॉलिंस अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन ने भी निजाम को भारत में विलय की सलाह दी थी, लेकिन उन्होंने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। निजाम ने ब्रिटेन को इस बात के लिए मनाने की कोशिश किया कि उनकी रियासत को स्वतंत्र देश घोषित कर दे। इसके लिए ब्रिटेन के सम्राट से अपने पुराने संबंधों और वफादारी की दुहाई दी, लेकिन उन्हें चारों तरफ से निराशा ही हाथ लगी। साल 1948 की गर्मियों के बीतते पटेल को अंदाजा हो गया था कि निजाम किसी कीमत पर झुकने वाले नहीं हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान हैदराबाद और पुर्तगाल के बीच एक समझौता कराने की फिराक में था। निजाम अपने सलाहकार सर वॉल्टर के जरिए माउंटबेटन के सीधे संपर्क में भी थे। इंदर मल्होत्रा अपनी किताब द हॉर्सेस दैट लेड ऑपरेशन पोलो में लिखते हैं कि निजाम ने राष्ट्रमंडल का सदस्य बनने की इच्छा भी जाहिर की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उसको ठुकरा दिया। हर जगह से निराशा हाथ लगने के बाद निजाम हथियार जुटाने लगे। निजाम के सेना अध्यक्ष रहे जनरल एल अदरूस अपनी किताब में लिखते हैं कि वो हथियार की तलाश में यूरोप तक गए, लेकिन किसी ने उन्हें हथियार नहीं बेचा। वजह उस वक्त हैदराबाद स्वतंत्र देश नहीं था। हालांकि काफी हाथ पैर मारने के बाद निजाम का एक एजेंट ऑस्ट्रेलिया के तस्कर से हथियार खरीदने में सफल रहा और उसे हैदराबाद तक लाने के लिए राजी भी कर लिया। अब तक वल्लभ भाई पटेल भी हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई का मन बना चुके थे, क्योंकि अब और लेट करना किसी बड़े खतरे का निमंत्रण था। जून 1948 में जब लॉर्ड माउंटबेटन ने अपना पद छोड़ा तो पटेल अपनी योजना को अमली जामा पहनाने में जुट गए। कार्रवाई से ठीक पहले सरदार पटेल जनरल के.एम. करियप्पा से मिले। उनसे बस एक सवाल पूछा, अगर हैदराबाद के मामले पर पाकिस्तान ने सैन्य हस्तक्षेप किया तो क्या इंडियन आर्मी बगैर किसी अतिरिक्त मदद के निपट लेगी। जनरल करियप्पा ने पटेल के सवाल का जवाब दिया, हाँ, और अब बैठक खत्म हो गई। 12 सितंबर 1948 को भारतीय सेना हैदराबाद में घुस गई। निजाम की फौज के साथ साथ रजाकार भी उनकी तरफ से भारतीय सेना से लड़ रहे थे। हालांकि उन्हें भारतीय सेना के आगे घुटने टेकने पड़े। इंदर मल्होत्रा 31 मई 2010 को द इंडियन एक्सप्रेस के अपने लेख में लिखते हैं कि जब भारतीय सेना हैदराबाद में घुसी तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने फौरन अपनी डिफेंस काउंसिल की बैठक बुलाई और पूछा कि क्या हम हैदराबाद में आसमान से कोई कार्रवाई कर सकते हैं। ग्रुप कैप्टन एलवर्थी, जो आगे चलकर ब्रिटेन के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने, उन्होंने लियाकत अली को जवाब दिया, नहीं। लियाकत अली खान ने फिर पूछा, कम से कम हम दिल्ली पर तो बम गिरा ही सकते हैं। एलवर्थी ने जवाब दिया, यह संभव है कि हमारे पास 4 बम वर्षक विमान है, जिनमें से सिर्फ 2 ऑपरेशनल है। इनमें से एक दिल्ली पर बम गिरा सकता है, लेकिन उसका वापस लौटना मुश्किल हो सकता है। 5 दिन बीतते ही हैदराबाद घुटनों पर आ गया। लड़ाई में 1373 रजाकार, निजाम की सेना के 807 सैनिक और भारतीय सेना के 66 जवान शहीद हुए। आखिरकार निजाम को विलय के दस्तावेज पर दस्तखत करने पड़े। भारतीय सेना की उस कार्रवाई को ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है। सरकार हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस मनाती है। इस तरह से भारत के एक और रियासत का विलय हो गया।